हेलो दोस्तों, मैं उदय शंकर सोनी। चलिए शुरुआत करते हैं क्लास 10th इंग्लिश के लेसन की, जिसका नाम है ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया। इसमें जो फर्स्ट पार्ट है उसका नाम है बेकर फ्रॉम गोवा और इसके राइटर हैं लूसियो रॉड्रिग। इस कहानी में और इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि गोवा के बेकर्स कैसे होते थे और गोवा के कल्चर पर और उनके बेकर्स के लाइफ पर, गोवा के लोगों के लाइफ पर किस किस कल्चर का असर था, बेकर्स की लाइफ कैसे होती थी। बेसिकली इसी बात पे ये चैप्टर है, बेकर्स कैसे होते। आप देख पा रहे हैं आपके सामने गोवा का एक मैप है और गोवा के इंपॉर्टेंट प्लेसेस को हाईलाइट किया गया है। ठीक है, और ये जो आप देख रहे हैं अपने सामने लूसियो रॉड्रिग है, इस चैप्टर के राइटर। Lucio Rodrigue was a Konkani essayist. He served as the visiting professor of folklore at many universities and also as a professor of English in Mumbai and Goa. Lucio Rodrigue, जिनका जन्म 1916 ईस्वी में हुआ था और उनकी मृत्यु 1973 ईस्वी में हुई। वो कोंकणी भाषा के एक निबंधकार थे, एसेइस्ट थे, एसेज लिखते थे। He served as the visiting professor of folklore. वो फोकलोर सब्जेक्ट के विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में काम किए थे बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में। अब आप पूछेंगे सर फोकलोर कौन सा सब्जेक्ट होता है, तो बच्चों हम बताएंगे फोकलोर का मतलब होता है लोक साहित्य। लोक साहित्य मतलब लोक कथाएं, लोक संगीत, लोक गीत वगैरह। और मुंबई और गोवा के अंदर वो एक इंग्लिश के प्रोफेसर के रूप में काम कर रहे थे। अब आप देख पा रहे हैं अपने सामने पुर्तगाल का मैप और पुर्तगाली वेशभूषा में एक व्यक्ति खड़ा हुआ। पुर्तगालियों का अपीयरेंस कैसा होता था और पीछे एक पुर्तगाली जहाज है। ठीक है, प्रोबेबली ये जो आपको वेशभूषा दिखाया जा रहा है ये वास्को डिगामा को आप मान के चल सकते हैं, क्योंकि वास्को डिगामा ही पहले पुर्तगाली थे जो कि यहाँ पहुंचे थे इंडिया में और गोवा में ही वो उतरे थे प्रोबेबली। आगे बढ़ते, अब आप देखेंगे कुछ ऐसे मशीन्स को जिनको बेकर्स यूज करते हैं और आपके इस चैप्टर में उन मशीन्स की चर्चा की गई है। तो ये जो पहला मशीन आप देख पा रहे हैं ये है मिक्सर, जिसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स जो ब्रेड बनाने के लिए यूज किए जाते हैं बेकर्स के द्वारा, उनको मिक्स किया जाता है मिक्सर्स में। अब आप देख पा रहे हैं माउल्डर्स। माउल्डर्स का काम होता था कि गूथे गए आटे को अलग अलग शेप में ढालना ताकि अलग अलग शेप के ब्रेड बनाए जा सके। इसके बाद आप देख रहे हैं फर्नेस। फर्नेस ही वो जगह होता था जिसमें ब्रेड को बेक किया जाता है। फर्नेस का अंदर से आपको व्यू दिखाया जा रहा है कि अंदर बेकिंग होता है फर्नेस में तो कैसा होता है। ठीक है, अब जो हम लोग बात कर रहे हैं बेकर्स की, बेकर्स फ्रॉम गोवा। ठीक है, तो यहाँ बेकर्स को एक फ्रेंड के रूप में, एक कंपेनियन के रूप में, गाइड के रूप में दर्शाया जा रहा है। अब आप देख सकते हैं कि बेकर्स दिखने में कैसे होते थे। उनका अपीयरेंस जो आपके चैप्टर में डिस्क्राइब किया गया है ऐसा ही अपीयरेंस है कि वो बड़ा सा हैट लगाते थे, ठीक है, और चप्पल पहने रखते थे और उनका पायजामा घुटनों तक ही होता था और वो बास्केट में ब्रेड लेके आते थे और बांस के एक डंडे के सहारे वो अपने कंधे पर किस तरह से इस चीज को टिकाए रखते थे। ये सीन आप देख पाते। अब बेकर्स एंट्री कैसे होती थी इसके बारे में देखिए। विजिट्स ट्वाइस अ डे, मतलब बेकर्स उस बाजार में, उस एरिया में जहां पर राइटर हैं, जहां की बात राइटर डिस्क्राइब कर रहे हैं, वहां दिन में 2 बार आते थे। इन द मॉर्निंग ऑन हिज सेलिंग राउंड, सुबह में जब वो पहली बार बेचने आते थे अपनी चीजों को, एंड आफ्टर एम्प्टिंग हिज गुड्स, और जब पूरी सामान उनका पूरा ब्रेड बिक जाता था तो लौटते समय भी उसी गली से होकर गुजरते थे जिस गली को यहाँ राइटर डिस्क्राइब कर रहे हैं। थर्ड एंड जिंगल ऑफ हिज बैम्बू स्टैफ अनाउंस्ड हिज अराइवल। उनके आने का पता लोगों को कैसे चलता था, तो जो वो बांस लेके आते थे उसको पटकते थे तो धड़ाम धड़ाम की आवाज होती थी और उसका बांस एक सिरे से फटा होता था तो झंझनाहट की भी, जिंगल की भी आवाज आती थी। इससे लोग समझ जाते थे कि बेकर आ गया है ब्रेड बेचने। His arrival was eagerly awaited by all in the family. उसके आने का
परिवार के अंदर वहां जितने गली, उस गली, जिस गली को डिस्क्राइब किया जा रहा है राइटर के द्वारा, उस गली में जितने भी फैमिली रहते थे, उस फैमिली के हर एक सदस्य को बेकर के आने का इंतजार होता था। अब आप देख पा रहे हैं लोव्स फॉर एल्डर्स, इस चैप्टर के अंदर डिस्क्राइब किया गया है लोव्स फॉर एल्डर्स को, मतलब बड़े लोगों के लिए जो लोफ ऑफ ब्रेड होता था वो कैसा दिखता था। तो यहाँ आपको पिक्चर में ये दिखाया जा रहा है कि लोव्स जो होते थे बड़े लोगों के लिए, लोव्स ऑफ ब्रेड, वो कैसे होते थे। और बच्चों में जिस चीज का क्रेज सबसे ज्यादा दिखाया गया इस चैप्टर के अंदर, कि बेकर्स का इंतजार बच्चों को इतना इम्पेशेंटली क्यों होता था, तो इसके पीछे यही चीज कारण है जो आप स्क्रीन पे अभी देख पा रहे हैं, ब्रेड बैंगल्स। ये बच्चों के लिए होता था। बच्चे इसको देखते ही मारे खुशी के उछल पड़ते थे और इसको लेने के लिए दौड़ पड़ते थे। ठीक है। अब ये स्वीट ब्रेड है, स्पेशल मेक, खास करके शादियों में, त्योहारों में। इसके बिना शादी और त्योहार अधूरा होता था। यही है, तो ये सब वेराइटीज हैं ब्रेड के जो बेकर जनरली बेचा करता था गोवा की गलियों में। और राइटर ने इन्हीं चीजों को डिस्क्राइब किया है इस चैप्टर के अंदर। तो ये चैप्टर जब आप पढ़ेंगे और इन चीजों की चर्चा आएगी, तो ये विजुअल्स आपको इन चीजों को समझने में बहुत मदद करेंगे। ठीक है। बच्चे मुंह धो के बहुत तेजी से भागते थे उसके लिए, और बहुत बार ये लॉजिक दिया जाता था कि मुंह धोना भी उतना जरूरी नहीं है, क्योंकि बाघ भी मुंह धोता नहीं है। ठीक है। वो गरम गरम चाय या गरम गरम वो जो भी दूध चाय पीते थे उससे उनके मुंह की सफाई हो जाती थी। ये लॉजिक होता था उनका। अब इस चैप्टर का जो वर्ड मीनिंग है उसको देख लीजिए। जो पहला वर्ड है वो है ट्रेडिशनल। ठीक है। ट्रेडिशनल का मतलब होता है परंपरागत, पारंपरिक। कन्वेंशनल आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है। हैंडेड डाउन फ्रॉम एज टू एज, फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को जो चीजें दी गई हैं उनको कहा जाता है ट्रेडिशनल। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है अपना रेमिनिसिंग नॉस्टैल्जिकली। ठीक है। जब आप रिमिनाइज करते हैं नॉस्टैल्जिकली, तो अपने पास्ट के बारे में आप बहुत ज्यादा सोच सोच के भावुक हो जाते हैं। थिंकिंग फॉन्डली ऑफ द पास्ट। नेक्स्ट वर्ड है लोव्स। लोव्स का मतलब होता है ब्रेड का टुकड़ा, अमाउंट ऑफ ब्रेड दैट हैज बीन बेक्ड इन अ लॉन्ग राउंड और स्क्वायर शेप, उसको लोव्स ऑफ ब्रेड कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है फर्नेस, जो हमने आपको दिखा दिया। एक एनक्लोज्ड स्ट्रक्चर होता है जहां पर आग लगा होता है और उसी में बेकिंग किया जाता है। हेराल्ड, हेराल्ड वर्ड का मतलब होता है अनाउंस करना, कोई चीज के बारे में मैसेज देना, संदेश देना। ठीक है। अगला वर्ड है लॉन्ग। इफ यू लॉन्ग फॉर समथिंग मीन्स आप बहुत दिल से चाहत करते हैं कि वो चीज आपको मिल जाए। स्टाफ, STAFF, स्टाफ का मतलब कर्मचारी तो होता ही है, लेकिन यहाँ स्टाफ का मतलब बल्ला या छड़ी। माइल्ड, यदि कोई चीज माइल्ड है तो हल्का है, बहुत इंटेंस नहीं है। रिब्यूक मतलब स्कोल्ड, डांटना, चाइड भी आप कह सकते हैं। पारापेट, पारापेट का मतलब होता है कम ऊंचाई की दीवार जो सुरक्षा के लिए बनाई गई है। हम लोग अपने लोकल भाषा में इसको कहते हैं क्या, हम लोग इसको कहते हैं मुंडेर, मुंडेर कहते हैं। ठीक है। अगला वर्ड है फीस्ट। फीस्ट का मतलब होता है एन इलेबोरेट एंड एबंडेंट मील। हिंदी में इसको भोज कहते हैं। शादी में, पार्टियों में लोगों को इनवाइट करते हैं और बहुत सारे लोग जो इनवाइट किए गए हैं एक साथ भोजन करते हैं, अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं, तब इसे फीस्ट या भोज कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है एंगेजमेंट। ठीक है। एंगेजमेंट मतलब सगाई, शादी से पहले होता है ना, एक तरह का प्रॉमिस है कि भाई हम आप ही से शादी करेंगे। ठीक है। वो एक सेरेमनी होता है जिसमें एक तरह से वचन दिया जाता है कि हम लोग शादी की तैयारियों में व्यस्त हैं, इसलिए अभी तुरंत तो शादी नहीं करेंगे, लेकिन शादी आप ही से होगी, डेट रख दिया जाए, अब तैयारियां करके उस डेट को हम लोग शादी करेंगे। नेक्स्ट वर्ड है प्लम, जिसको सगाई बोलते हैं ना, एंगेजमेंट को हम लोग। अगला वर्ड है प्लम। प्लम का मतलब होता है गोल मटोल, गूदेदार, रस भरा। ठीक है। कोई आदमी गोल मटोल, थोड़ा मोटा है, देखने में क्यूट सा लग रहा, तो प्लम को बॉडी उसका बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड है फिजिक। फिजिक का मतलब होता है शारीरिक बनावट, द फॉर्म और स्ट्रक्चर ऑफ ए पर्सन्स बॉडी। नेक्स्ट वर्ड है टेस्टिमनी। टेस्टिमनी का मतलब होता है सबूत, एविडेंस। ओके।
फर्स्ट हैंड ऑथेंटिकेशन ऑफ ए फैक्ट। ब्रेड बैंगल्स, ठीक है, तो ब्रेड बैंगल्स का चित्र गायब हो गया, कोई बात नहीं है, आ गया। अब आप देखिए इसमें ब्रेड बैंगल्स ये है, हम लोग पीछे भी देख चुके हैं इसको। ब्रेड बैंगल्स होता क्या है इसको समझिए। तो ब्रेड बैंगल रिंग शेप्ड ब्रेड होता है, ठीक है। इसका ऊपरी लेयर जो क्रंची होता है, क्रस्ट एंड वेरी ड्राई टेक्सचर होता है, ठीक है, फॉर्मिंग ए ग्रेट स्नैक। ये काफी अच्छा स्नैक के रूप में है और बच्चों का फेवरेट। इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे कि बच्चे इसके पीछे दीवाने हुए पड़े रहते हैं, ब्रेड बैंगल्स के पीछे। आगे बढ़ते हैं। बोल, बोल कैसा दिखता है भाई? ऐसा दिखता है, ठीक है। बोल के बारे में बताया गया है कि ये बेकर्स इसको भी बेचते थे। ये वेडिंग स्वीट है, गोवा की शादियां इनके बिना अधूरी मानी जाती थी। Dark in color with a distinctive taste and appearance of half a coconut shell made of coconut, jaggery, coarse ground wheat, cardamom powder, toddy and soy, ठीक है। ये सब इसके इंग्रेडिएंट्स हैं। इन सब इंग्रेडिएंट्स से मिल करके बोल बनता है। बोल के बिना स्वीट होता है, मिठाई एक तरह का होता है, इसके बिना गोवा की शादियां अधूरी मानी जाती है, ठीक है। किन किन चीजों से बनता है? कोकोनट होता है इसमें, जैगरी होता है इसमें, व्हीट फ्लावर होता है जो कोर्स ग्राउंड होता है, मतलब थोड़ा मोटा पिसा हुआ आटा होता है, कार्डामम पाउडर होता है, टॉडी और सॉल्ट होता है, ठीक है। अब आप देख रहे हैं ब्रेड, ये ब्रेड है, सब लोग आप लोग जानते हैं, ठीक है। टाइप ऑफ बेक्ड फूड मेनली मेड फ्रॉम डो विथ फैट, साल्ट होना चाहिए, ईस्ट often baked in an oven, ज्यादातर ओवन में इसको बेक किया जाता है। फीस्ट एंड ए पार्टी लूजेज इट्स चार्म विदाउट ब्रेड। अगर किसी पार्टी में या किसी फीस्ट में ब्रेड नहीं है, गोवन कल्चर में या पोर्तुगीज कल्चर में, तो उस पार्टी और फीस्ट को बहुत अच्छा नहीं माना जा सकता। अगला चीज आप देखेंगे वो है सैंडविच। सैंडविच की चित्र देख लीजिए आप, ये सैंडविच है, ठीक है। सैंडविच बनता किससे है भाई? ब्रेड से बनता है। ब्रेड के दो लेयर के बीच में सैलेड और वेजिटेबल्स डाले जाते हैं, ठीक है। और अगर बेटियों का एंगेजमेंट हो रहा है गोवा के कल्चर में, तो भाई बिना सैंडविच के तो आप मान नहीं सकते हैं कि वो कंप्लीट माना जाएगा, ठीक है। और सैंडविच के बीच में, जैसा कि हमने आपको बताया कि वेजिटेबल्स और सैलेड होते हैं, इसके अलावा चीज और मीट को भी लोग डालते हैं अपने अपने टेस्ट के हिसाब से, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड हम जो देख रहे हैं वो है केक, ठीक है। केक देखिए कैसा लग रहा है देखने में, ये भी बेकिंग के द्वारा ही बनता है, ठीक है। ये स्वीट होता है, एक तरह से डेजर्ट के रूप में इसको बोलते हैं। इसके लिए इंग्रेडिएंट्स होते हैं फ्लावर, शुगर और दूसरे बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं। और क्रिसमस का फेस्टिवल क्रिश्चियन कल्चर में इसके बिना अधूरा माना जाता है, ठीक है। अब आप देख रहे हैं बोलिनास, ठीक है। बोलिनास कैसे दिखते हैं भाई? तो बोलिनास ऐसे दिखते हैं। बोलिनास के बारे में थोड़ी सी बातें जान लीजिए। ये एक प्रकार का कुकीज है, कुकीज मतलब स्वीट बिस्किट्स, गोवन कुकीज है। सेमोलिना से बनता है और कोकोनट से बनता है। सेमोलिना कहा जाता है सूजी को, और स्लाइटली क्रिस्प होता है बाहर से और बहुत अंदर सॉफ्ट होता है। ये चाय के समय का, चाय का एक अच्छा साथी माना जाता है पोर्तुगीज कल्चर में। और चूंकि पोर्तुगीज कल्चर से बहुत ज्यादा अफेक्टेड है गोवा का कल्चर, इसलिए गोवन कल्चर में भी इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये सारे डिशेज हैं जिनके बारे में बेकर्स के द्वारा जो बनाया जाता है, जिनके बारे में इस चैप्टर में बहुत सारी बातें की गई है, इनके बारे में बताया गया। ये है भाई बेकर्स अटायर, ठीक है, कि बेकर्स इसी तरह के कपड़े पहनते हैं। इनको क्या कहा जाता है आप देख सकते हैं। बेकर्स लगभग इसी तरह के कपड़े पहने हुए रहते हैं, एग्जैक्टली तो नहीं, लेकिन वैसा चित्र ला पाना मुश्किल था। लेकिन बेकर का आप देख पा रहे हैं कि ऐसा है उनका हुलिया, गोवा के बेकर्स का, ठीक है। और इस ड्रेस को कबाई कहते हैं। A peculiar dress which was a single piece long frock reaching down to the knees, है ना। ये लॉन्ग फ्रॉक टाइप से है जो नीज तक रहता है, घुटनों तक रहता है। दिस वाज द ड्रेस कोड ऑफ बेकर्स इन द पोर्तुगीज डेज। पोर्तुगीज, जब पुर्तगाल के लोग गोवा पर कब्जा किए हुए थे, वहां उनका डोमिनेंस चल रहा था, तो उन दिनों में पुर्तगाल के लोगों, पोर्तुगीज जमाने में
गोवा में जो बेकर्स होते थे इनका ड्रेस कोड यही होता था। अब आप देख पा रहे हैं, या तो शर्ट होता था, वो भी हो सकता था, बेकर्स ये भी पहनते थे। और ये जब राइटर बचपन में देखे थे गोवा में बेकर्स को, तो उन्होंने इस हुलिये में देखा था, एक शर्ट और ट्राउजर जो फुल लेंथ से कम होता था, हाफ पैंट से थोड़ा ज्यादा घुटने तक आया हुआ, और इस तरह से बांस में लिए हुए, यही होता था हुलिया किसका, बेकर्स का। गोवा के अंदर ऑथर जब अपने चाइल्डहुड के में देखे गए बेकर्स को डिस्क्राइब करते हैं तो यही डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, अब बेकर्स कैसे करते थे, तो जो वो जिन घरों में देते थे ब्रेड, जो जो घर वाले उनसे ब्रेड खरीदते थे, वो डेली पैसे नहीं लेते थे, वो हिसाब किताब दीवार पे लिख देते थे पेंसिल से, और एंड ऑफ द मंथ में वो वहां पर से कलेक्ट करते थे सारा पैसा, बिल कलेक्ट करते थे एंड ऑफ द मंथ में। ठीक है, अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि कैसे बेकिंग किया जा रहा है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस बेकर्स फैमिली। बेकर्स फैमिली कैसा होता था आपको ये देखने को मिल रहा है। ठीक है, their plump physique is an open testimony to their happy and prosperous life, as baking was a profitable profession. यहाँ डिस्क्राइब करते हैं ऑथर कि ज्यादातर जो बेकर्स होते थे प्लम्प बॉडी वाले, मतलब थोड़े से गोलू मोलू टाइप होते थे, बड़े क्यूटी क्यूटी टाइप होते थे। आप देख रहे हैं चित्र में भी, उनकी वाइफ भी, वो भी खुद भी थोड़े प्लम्प होते थे, गोलू मोलू टाइप होते थे, जिससे साफ साफ पता चलता था कि उनका जीवन बड़ा प्रॉस्पेरस लाइफ जी रहे हैं। और क्यों ना जिए, क्योंकि उस टाइम में बेकिंग एक अच्छा प्रॉफिटेबल प्रोफेशन के रूप में देखा जाता था। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अगले पार्ट में बाकी पढ़ेंगे। तो चलिए वापस आ गए हम अगले पार्ट में लेकर के, है ना। तो शुरुआत करते हैं ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया। ठीक है, जैसा कि 3 पार्ट इसमें बताया गया, बेकर फ्रॉम गोवा, कुर्ग और टी फ्रॉम आसाम। आप ये जो सीन देख रहे हैं, ये एक ट्रेडिशनल गोवन बेकर का है, विलेज बेकर का है। ठीक है, अभी भी वहां के सोसाइटी में बेकर्स का इंपॉर्टेंस तो है ही। ठीक है, अब समरी देख लेते हैं इस चैप्टर की। गोवा इज वेरी रिच, वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय पोर्टुगीज। गोवा के कल्चर पर, वहां के जीवन शैली पर पुर्तगाल और पुर्तगाली कल्चर का बहुत ज्यादा असर है। देयर ट्रेडिशनल फैमिली वर्क इज बेकिंग ब्रेड। गोवा के जो बेकर्स हैं उनका खानदानी काम रहा है पारंपरिक रूप से ब्रेड बेकिंग करना। दे आर नोन एज पेडर इन गोवा। गोवा में इनको बेकर नहीं कहते, पेडर कहा जाता है। द राइटर टेल्स अबाउट हिज चाइल्डहुड डेज एंड हिज फ्रेंडशिप विद बेकर्स। इस चैप्टर के अंदर लेखक ने अपने बचपन के दिनों को याद किया है और बेकर्स के साथ अपने फ्रेंडली रिलेशंस को भी याद किया है। इन द मॉर्निंग द जिंगलिंग साउंड ऑफ द बैम्बू वोक देम फ्रॉम द स्लीप। गोवा में बच्चे, बता रहे हैं लेखक, कि उसकी गली में और गोवा के पूरे कल्चर में यह बात थी कि बच्चे बेकर्स के बांस की जिंगल साउंड सुन के जागते थे। थ्रू वन हैंड द बेकर सपोर्टेड द बास्केट ऑन हिज हेड एंड द अदर हैंड बैंग्ड द बम्बू ऑन द ग्राउंड। एक हाथ से बेकर बास्केट को अपने सर पर रख करके पकड़े रहते थे और एक हाथ से वो जमीन पर बैम्बू रखते हुए चलते थे और बैम्बू पटकते हुए चलते थे। The villagers were much fond of the sweet bread known as bowl. Villagers काफी पसंद करते थे स्वीट ब्रेड को, जिसको बोल कहा जाता है। ठीक है, अब देखिएगा, इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट इसेंशियल मैरिज गिफ्ट्स। बोल जो है शादी के मिठाइयों में, जैसे शादी में हम लोग के यहाँ कल्चर है ना कि हम लोग मिठाइयां भेजते हैं एक दूसरे के यहाँ, लड़का वाले लड़की वाले के यहाँ, लड़की वाले लड़के वाले के यहाँ, अलग अलग रस्म रिवाजों के तहत अलग अलग अवसरों पर शादी के दौरान। उसी तरह गोवन कल्चर में यह है कि वहां बोल भेजा जाता है एक दूसरे के यहाँ शादियों में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट गिफ्ट माना जाता है कि अगर किसी के शादी में बोल नहीं आया एज ए गिफ्ट तो वो शादी बहुत अच्छी नहीं मानी जाती। ऐसा था वहां कल्चर। ठीक है, ब्रेड सेलर्स वोर अ पर्टिकुलर ड्रेस नोन एज कबाई। जो ब्रेड सेलर्स होते थे खास तरह का कपड़ा पहनते थे जिसको कबाई कहा जाता था। इट वॉज ए सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक अप टू द नीज। ये सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक था
जो घुटनों तक आता था। दे रिकॉर्डेड देयर अकाउंट ऑन द वॉल इन पेंसिल। और जितने भी घरों में बेकर्स ब्रेड बेचते थे, वहां वो डेली पैसे नहीं लेते थे, वो महीने में एक बार पैसे लेते थे। तो वो हिसाब किताब भूल ना जाए, इसके लिए सारा हिसाब किताब वो घर, जिस घर में ब्रेड देते थे, उस घर के बाहर दीवालों पर पेंसिल से सारा हिसाब किताब लिखते थे। ठीक है। दे ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस। वे हमेशा खुश रहते थे और काफी संपन्न थे। कौन लोग संपन्न थे भाई? वही बेकर्स लोग संपन्न थे। ठीक है। अब यहां पर देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स एंड वोकैबुलरी। जैसे पहला है, आपको बताया जा रहा है कि अपोजिट वर्ड बताइए फेमस। नीचे जो वर्ड्स दिए गए, पहला वर्ड है फेमस। तो फेमस का अपोजिट क्या होगा भाई? तो फेमस का इनफेमस होगा अपोजिट वर्ड। दूसरा है ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल का अपोजिट क्या होगा? तो अनकन्वेंशनल भी बोल सकते हैं, मॉडर्न भी बोल सकते हैं। अराइवल का अपोजिट क्या होगा? तो अराइवल का अपोजिट होगा डिपार्चर। एम्प्टी का अपोजिट क्या होगा? एम्प्टी का अपोजिट होगा फुल, है ना। और रिब्यूक मतलब होता है डांटना, तो इसका अपोजिट होगा प्रेज, अप्रिसिएट, है ना। तो ये था। अब हम लोगों को क्या करना है, इसमें ऑड वर्ड आउट करना है, ऑड वर्ड फाइंड आउट करना है। ठीक है। चलिए, पहला ग्रुप है वर्ड्स का, लेडी, जेंटलमैन, एल्डर और मेड सर्वेंट। ठीक है। लेडी, जेंटलमैन और एल्डर, ये सब जो है लोगों के प्रोफेशन को नहीं बता रहे हैं। ठीक है। लेकिन मेड सर्वेंट प्रोफेशन बता रहा है, इसलिए ये ऑड वन आउट हो जाएगा। दूसरा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है केक, ब्रेड, बैंगल्स, बिस्किट। तो केक, ब्रेड और बिस्किट डिशेज हैं जो कि बेकिंग के द्वारा बनाए जाते हैं। बैंगल्स एक प्रकार का ऑर्नामेंट है, इसलिए ये ऑड वन आउट हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है चाइल्ड, किड, कप और कब। तो चाइल्ड, किड और कब, ये तीन बच्चों के प्रकार हैं, ह्यूमन बींग्स के, किसी न किसी क्रिएचर के बच्चे हैं। ठीक है। इसलिए यहां पर यह सही है कि कप जो है ऑडमैन आउट हो जाएगा। और नेक्स्ट ग्रुप है वर्ड्स का गोवा, ऊटी, नैनीताल, मसूरी। गोवा, ऊटी, नैनीताल, मसूरी। ऊटी, नैनीताल, मसूरी, ये तीनों के तीनों हिल स्टेशन हैं, जबकि गोवा एक कोस्टल टाउन है। ठीक है। इसलिए गोवा ऑड वन आउट होगा। फिफ्थ ग्रुप है हैंड, लेग, आई और लैड। हैंड, लेग, आई, ये तीनों के तीनों पार्ट्स ऑफ द बॉडी हैं। लैड का मतलब बॉय होता है, ये पूरा क्रिएचर है, इसलिए लैड ऑड मैन आउट हो जाएगा। इसके बाद आप जो देख रहे हैं कॉम्प्रिहेंशन पैसेज है। ठीक है। आपको खाली स्थान दिए गए हैं सेंटेंस के बीच में, नीचे तीन ऑप्शंस हैं। ठीक है। आप इसमें भरेंगे कि क्या तीनों ऑप्शंस में से होगा सही। ही स्टिल डॉट 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 पेडर इन गोवा। ठीक है। हाउ इज ए ट्रेडिशनल बेकर रिकॉग्नाइज्ड? हु इज कैरिंग द बिजनेस? व्हाट आर द बेकर्स कॉल्ड इन गोवा? सॉरी, पेज भरना नहीं है, ये पेज नंबर 85 86 में यहां से यहां तक जो पैराग्राफ दिया गया है, वहां पर उस पैराग्राफ को पढ़ना है और तीनों सवालों के जवाब लिखने हैं। तो आपको ये लिख करके चेक करवाना है क्लास में हमसे। दूसरा क्वेश्चन भी उसी तरह है, पैराग्राफ है वंस से लेकर के स्पेशल मेक तक, पेज नंबर 86 में, और आपको उस पे बेस्ड जो क्वेश्चन से नीचे दिए गए हैं उस पैराग्राफ को पढ़िए और क्वेश्चंस के आंसर पैराग्राफ के बेसिस पे लिखिए और चेक करवाइए। ठीक है। उसी तरह थर्ड क्वेश्चन है, जो पैराग्राफ जिस पैराग्राफ से है वो पैराग्राफ पेज नंबर 87 में है, द बेकर डॉट 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 टू ए बेकर, और उस पे बेस्ट 3 क्वेश्चंस नीचे आपको दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है when did the baker collect his bill? दूसरा how were the accounts recorded? तीसरा what is the author's view about the baking profession? ठीक है। ये सब सवालों के जवाब उसी पैराग्राफ में मिलेगा जो पैराग्राफ ऊपर मेंशन है। पैराग्राफ का शुरुआत है द बेकर और एंड है टू ए बेकर, और वो पैराग्राफ मिलेगा कहां? आपके एनसीईआरटी के इंग्लिश बुक में पेज नंबर 87। पेज नंबर 87 में ही एक और पैराग्राफ है जो मैरिज से स्टार्ट होगा और एसेंशियल पे खत्म होगा। उस पैराग्राफ को पढ़ना है और उसके बेसिस पे नीचे दिए गए 3 सवालों के जवाब देने। आई होप कि अब आपको समझ में आ गया हो कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस आपको इसमें कैसे दिए गए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आप देख रहे हैं कि पैराग्राफ है पेज नंबर 86 से और स्टार्ट हो रहा है पैराग्राफ द बेकर मेड से और एंड हो रहा है फॉर द चिल्ड्रन। उस पे बेस्ड यहाँ 3 क्वेश्चंस हैं उस पैराग्राफ के, और आपको वहां से वहां तक पढ़ के उस पैसेज को और इन तीनों सवालों के जवाब देने ही देने। ठीक है। अब आप देख पा रहे हैं अपने सामने कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, स्क्रीनशॉट लीजिए
इन सवालों के जवाब लिखिए और चेक करवाइए, सिंपल सी बात है। फिर लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस आप देख पा रहे हैं, इनका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, इन सवालों के जवाब तैयार कीजिए और चेक करवाइए। तो ये था बेकर फ्रॉम गोवा पार्ट 1। चैप्टर कौन सा था इंग्लिश का? ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू वेरी मच।